नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पर स्कूल प्रबंधक के साथ साथ जो है साइकोलॉजी। मित्रों, ये जो साइकोलॉजी है इसे हम लोग जो शुरू कर रहे हैं ये फर्स्ट ग्रेड के लिए है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए ये साइकोलॉजी है और आप लोग नोट्स बनाइए साथ के साथ। ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत प्यारे नोट्स हैं और मुझे जहाँ तक लगता है शायद इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो साथियों, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग जो है क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी हम लोगों ने तैयार किया है और हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल ही रहा है। तो जो भी स्टूडेंट जो है इसको देख रहे हैं, वीडियो जो भी देखते हैं, प्लीज़ निश्चित रूप से आप जो है यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए और KOC कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए साथियों। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। शायद आप इंतज़ार भी यही था कि जल्दी से शुरू किया जाए सर। देखो यहाँ पर ये है हमारा मनोविज्ञान अर्थात शिक्षा शास्त्र। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, उपयोगिता और विविध और संप्रदाय। साथियों, यही चीज है जो आप लोगों को ध्यान देनी है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है, उपयोगिता क्या है, उसकी विधि क्या है और उसके संप्रदाय क्या है। ये सारे टॉपिक एक ही टॉपिक में सम्मिलित किए गए हैं और आप लोगों को एक एक टॉपिक पर नज़र देनी है, नज़र गाड़ के रखनी है और ध्यान देना है साथियों। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान जो है एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है शिक्षा और एक शब्द है मनोविज्ञान। ध्यान देना साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में थॉर्नडाइक और केटल, किस किस का, थॉर्नडाइक का और केटल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा यानी कि जो एजुकेशन है, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है सीखना। साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो शिक्षा शब्द है वो किस धातु से बना है और उसका अर्थ होता क्या है। फिर है जॉन एडम्स। जो जॉन एडम्स हैं ये क्या लिखते हैं साथियों, याद रखना, जो जॉन एडम्स हैं उन्होंने सीखने को द्विध्रुवीय प्रकृति बताया है। क्या बताया उन्होंने? द्विध्रुवीय प्रकृति बताया है और उन्होंने एक ध्रुव शिक्षक को माना है और दूसरा ध्रुव छात्र को माना है। तो जो जॉन एडम्स है, जो जॉन एडम्स है साथियों, इन्होंने सीखने को द्विध्रुवीय पद्धति कहा है। साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग प्लीज इसे याद रखिएगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि द्विध्रुवीय यानी कि शिक्षा को द्विध्रुवीय पद्धति मानने वाले कौन थे? तो वो थे जॉन एडम्स। और अब अगला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि शिक्षा को त्रिध्रुवीय जो है प्रकृति मानने वाले कौन हैं? तो जॉन डीवी जो थे मित्रों, जो जॉन डीवी हैं, ऐसे प्रथम शिक्षाविद हैं जिन्होंने बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी थी। याद रखना कि जो जॉन डीवी हैं वो पहले ऐसे शिक्षा विद्वान थे जिन्होंने बाल केंद्रित और साथियों प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा हमें प्रदान करी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे है प्रगतिशील शिक्षा में जो है बालक प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? बालक ही प्रधान होता है साथियों। तो याद रखिएगा, बुक यानी कि स्कूल एंड सोसाइटी, विद्यालय तथा समाज, इसके क्षेत्र को इन्होंने साथियों त्रिध्रुवीय प्रकृति कहा है। यानी कि जो जॉन डीवी हैं उन्होंने शिक्षा को जो है त्रिध्रुवीय प्रकृति के रूप में माना है। जॉन एडम्स ने द्विध्रुवीय प्रकृति कहा, शिक्षक और छात्र, लेकिन जॉन डीवी ने इसे त्रिध्रुवीय प्रकृति कहा है। और त्रिध्रुवीय जो प्रकृति है साथियों, उन्होंने इसमें एक तो शिक्षक को, दूसरा छात्र को और तीसरा पाठ्यक्रम को रखा है। याद हो जाएगा, तो पहला शिक्षक, दूसरा छात्र, दूसरा पाठ्यक्रम और तीसरा छात्र। तो ये यहाँ पर
त्रिध्रुवीय प्रकृति मानने वाले कौन है? जॉन डीवी हैं। और द्विध्रुवीय प्रकृति मानने वाले कौन है? जॉन एडम्स हैं। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज याद। तो आगे है, अब शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति है वो कैसे होती है, यानी कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति यानी कि ऑर्गेनाइज ऑफ द वर्ड एजुकेशन, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से हुई है। एजुकेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेटम, यानी कि एजू और ड्यूकू दो शब्दों से मिलकर के बना है साथियों, ठीक है, एजू और ड्यूकू दो शब्दों के मिलकर बना है। आगे बात करते हैं एजुकेटम। एजुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर। एजुकेटम का अर्थ क्या होता है? अंदर से बाहर, ठीक है। एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना और एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना, प्रशिक्षित करना या विकसित करना साथियों। तो इनमें से तो ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, बस याद रख लेना एडुकेटम का अर्थ क्या होता है? अंदर से बाहर होता है। यही चीज आपको वहां पर ध्यान रखनी है और कुछ नहीं पूछा जाता, बिल्कुल कुछ नहीं पूछा जाता, यही चीज आपको याद रखना है। अब साथियों आपको मीन ऑफ द एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या है इसके ऊपर ध्यान देना है। तो जो शिक्षा का जो संकीर्ण अर्थ है यानी कि जो छोटा अर्थ लिया गया है शिक्षा का, वो लिया गया है यानी कि निर्धारित समय स्थान तक रहने वाली शिक्षा। और इसको हम लोग जो है 3R भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 3R भी कहते हैं साथियों, ये आपको पता होनी चाहिए। हो जाएगा यार, बहुत छोटा सा अर्थ है, 3R भी इसको कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा 3R 4R क्या होता है, ठीक है। तो प्राचीन काल की जो शिक्षा है वो 3R पर आधारित थी। एक R तो रीडिंग होता है, दूसरा राइटिंग होता है और तीसरा अर्थमेटिकल होता है साथियों। तो इसको रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना और अर्थमेटिक मतलब गणना करना। तो 3R पर आधारित थी जो अपनी प्राचीन शिक्षाएं जो चलती थी। शिक्षा का जो संकीर्ण अर्थ लिया गया है वो एक निर्धारित समय है, एक निर्धारित स्थान तक रहने वाली शिक्षा के रूप में लिया गया है। लेकिन 3R प्राचीन शिक्षा पद्धति 3R सिस्टम पर थी। लेकिन साथियों जब इसका व्यापक अर्थ निकल करके आया तो साथियों 4H की अवधारणा आई और ये जो है गांधी जी के द्वारा दी गई थी और ये वर्तमान शिक्षा पद्धति का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन करके आई है। तो साथियों शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो 4H को लेकर के आया और ये गांधी जी के द्वारा दी गई है और वर्तमान शिक्षा पद्धति अभी इसके ऊपर ही चल रही है। तो याद रखिएगा, तो पहला हेड, दूसरा हैंड और तीसरा हार्ट और चौथा हेल्थ, ये चार हमारे पास क्रम से तत्व होने चाहिए। ये चार बातें यानी कि 4H की अवधारणा देने वाले जो है गांधी जी थे और गांधी जी ने ये अवधारणा दी और आज इसी दूरी पर हमारी जो है शिक्षा पद्धति चल रही है। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। शिक्षा पद्धति आज इसी अवधारणा पर चल रही है। हो जाएगा क्या याद? तो 4H की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? शिक्षा का व्यापक अर्थ किस रूप में आया? तो यह अवधारणा किसने दी? गांधी जी ने दी है। ठीक है, तो 4H क्या क्या है? हेड, हैंड, हार्ट और हेल्थ। याद होने में कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ा जाए तो शायद मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको यहां नहीं होनी चाहिए। अब शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या है? शिक्षा का अर्थ क्या है? तो यहां पर लिखा हुआ है यानी कि शिक्षा की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की परिभाषाएं क्या क्या हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए साथियों। तो शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं वो अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए, क्या क्या होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या परिभाषा दी? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा ये है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है? शिक्षा है। ये कहने वाले कौन है? स्वामी विवेकानंद। यानी कि
यहां पर याद रखना अंतर्निहित जो शब्द का प्रयोग किया है वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया है, या फिर अभिव्यक्ति व्यक्ति शब्द का प्रयोग विवेकानंद जी ने किया है। तो याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में जो गांधी जी आते हैं, नंबर 1 पर स्वामी विवेकानंद, नंबर 2 पर गांधी जी। गांधी जी शिक्षा की परिभाषा क्या देते हैं? गांधी जी देते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है शरीर, आत्मा, मस्तिष्क और सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति करना है। तो साथियों, अगर गांधी जी कह रहे हैं तो इसका मतलब वो शरीर, आत्मा, मस्तिष्क, सर्वोत्तम, इतनी सारी बातें वो करते हैं। और गांधी जी बहुत बातें करते थे, तो याद हो जाएगा शरीर, आत्मा, विकास, ये सारी बातें करने वाले कौन हैं? गांधी जी हैं। हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा के प्रकार। अब साथियों, शिक्षा के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? एक होता है औपचारिक शिक्षा, जिसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दूसरी है अनौपचारिक शिक्षा, जिसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और थर्ड है निरौपचारिक शिक्षा, जिसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? निर्धारित समय और स्थान से प्राप्त जो शिक्षा होती है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। जो जैसे विद्यालय में एक निश्चित स्थान है, निश्चित समय है और उस पर हमें वो शिक्षा मिलती है। इसका मतलब है फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा हुई। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जिसका न समय है फिक्स है, न स्थान फिक्स है, ये कोई फिक्स नहीं होता। तो वो कौन होता है? परिवार या समाज होता है। तो साथियों, वो कौन सी शिक्षा होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। एक होती है निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? दूरस्थ स्थान से प्राप्त किए जाने वाली शिक्षा, जैसे पत्राचार जो शिक्षा मिलती है, पत्राचार के माध्यम से जो एजुकेशन हम प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, यही शिक्षा होती है कौन सी? निरौपचारिक शिक्षा, जिसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, जैसे पत्राचार के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना, टीवी, ओपन यूनिवर्सिटी डिग्री आदि हम लोग लेते हैं, आप सबको पता भी होगा। अब शिक्षा और मनोविज्ञान में अंतर क्या है? देखो, शिक्षा और मनोविज्ञान में अंतर, साथियों ये बात समझ लेना आप लोग, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। साथियों, स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी जो फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक जितने भी हैं, सारा का सारा मैं यहाँ करवाऊंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, आप सबको पता है। कंटिन्यू सुबह एक क्लास आती है। उसके बाद में साथियों ये क्लास आप लोगों के लिए तैयार है। मित्रों याद रखना, एक क्लास आप लोगों के लिए साइकोलॉजी की आएगी, एक क्लास आपके पास हिंदी साहित्य के इतिहास की आएगी और एक क्लास आप लोगों के लिए जो है साथियों काव्य शास्त्र की आएगी। ये रोज क्लासेस का टाइम है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। मैंने आपसे कहा है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मैं कराऊंगा आपकी, मेरे नोट्स से, जिनसे सक्सेस अनेक लोगों ने प्राप्त करी है साथियों। और नोट्स मंगवाने हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, मैं तो कहूँगा साथियों पढ़िए, नोट्स मंगवाइए आप। तो शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या अंतर है? तो शिक्षा यानी कि एजुकेशन और एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या अंतर है? शिक्षा का जो क्षेत्र होता है, आप सबको पता है शिक्षा का जो क्षेत्र है बहुत ही एक व्यापक है। और एजुकेशन साइकोलॉजी एक साथियों एक सब्जेक्ट है उस शिक्षा के अंदर, तो इसका मतलब उसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा सीमित है। याद हो जाएगा, शिक्षा बहुत फैली हुई है, इसका मतलब शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है और इसका क्षेत्र एजुकेशन साइकोलॉजी एक उसका पार्ट है। इसका मतलब इसमें क्षेत्र सीमित है इसका। ये एक साध्य है और ये एक साधन है साथियों। इस साधन से इसको साधा जा सकता है, लेकिन इससे इसको नहीं साधा जा सकता। इसलिए शिक्षा एक साध्य है और एक साधन है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको याद करने में कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े इसी क्रम में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला, यहाँ पर इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। शिक्षा एक संश्लेषण है, शिक्षा ने सबको समेट लिया एक जगह, इसका मतलब संश्लेषण हो गई। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक विश्लेषणात्मक है, फैली हुई है। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और ये एक मनोवैज्ञानिक है, भावात्मक है और मानसिक प्रक्रिया। बिल्कुल सही है, एजुकेशन साइकोलॉजी मानसिक प्रक्रिया है, भावात्मक है, सोचना पड़ता है, मनोवैज्ञानिक है,
ये है, और ये क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति, हर समाज का, हर परिवार का बच्चा जो है शिक्षा लेता है, इसलिए मतलब ये सामाजिक प्रक्रिया है। ये एक आदर्श मूलक विज्ञान मानी जाती है, क्या, शिक्षा। लेकिन ये एक विधायक विज्ञान है, अर्थात इसे एक सब्जेक्ट के रूप में लागू किया गया है। तो ये एक विधायक विज्ञान है और एक आदर्श मूलक शिक्षा को माना गया है, आदर्श मूलक विज्ञान माना जाता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं मनोविज्ञान की, जो साइकोलॉजी है उसकी बात करते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यानी कि लैटिन भाषा के शब्द साइकी प्लस लोगस, साइकी शब्द का स्पेलिंग देख लीजिए ना, SYCHE प्लस लोगस LOGOS, लोगस, साइकी प्लस लोगस। साथियों लैटिन या ग्रीक भाषा, लेकिन वहाँ लैटिन भाषा को ही आप याद रखिए, लैटिन भाषा नहीं है तो ग्रीक भाषा को आप याद रखिए, लेकिन इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ आपसे। ठीक है, से हुई है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान अर्थात बातचीत। जिसका अर्थ क्या होता है, आत्मा का विज्ञान या फिर बातचीत। ग्रीक ना होने पर लैटिन, ठीक है, याद हो जाएगा। ग्रीक ना होने पर साथियों लैटिन का प्रयोग आपको करना है। अगर वहां पर ग्रीक भाषा नहीं है तो लैटिन शब्द का प्रयोग आप वहां पर करोगे। ठीक है, आगे है मनोविज्ञान का आदि जनक किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है, और इनकी पुस्तक थी डी एनीमिया यानी कि डे एनीमिया, इनकी पुस्तक मानी जाती है। जो मनोविज्ञान है उसका आदि पुरुष जिसको कहते हैं, आदि जनक जिसको कहते हैं, वो है अरस्तु, और इनकी पुस्तक का नाम था डी एनीमा, डी एनीमा इनकी पुस्तक का नाम। डी एनीमा यानी कि ज्ञान का उद्गम स्थान हृदय होता है। इसमें मनोविज्ञान को बौद्धिक शक्ति मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान को इसमें क्या कहा गया, शक्ति मनोविज्ञान, बौद्धि या शक्ति मनोविज्ञान कहा गया है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक देखो, एजुकेशन यानी कि मनोविज्ञान का जो आदि जनक माना जाता है वो तो अरस्तु था, और उनकी पुस्तक नाम था डी एनीमा। ठीक है, अरस्तु की पुस्तक का नाम डी एनीमा। लेकिन जो आधुनिक एजुकेशन है, आधुनिक जो मनोविज्ञान है, उसका जो जनक माना जाता है वो विलियम हुंट को माना जाता है। किसको माना जाता है, विलियम हुंट को, जो रहने वाले थे साथियों जर्मनी के। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, याद हो जाएगा। विलियम हुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, याद रखना ये बात बहुत बार पूछी जाती है, यानी कि विलियम हुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करी, और इसने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके स्वतंत्र विषय बनाया था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग सबसे पहले किसने किया, विलियम हुंट ने किया। और साथियों विलियम हुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी में एक लिप्जिंग शहर है, वहाँ पर इन्होंने एक एजुकेशन साइकोलॉजी प्रयोगशाला यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करी, और इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया कर रहे हो साथियों, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, मैं ये मान के चले, बहुत अच्छा पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ते रहिए और समझते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। साथियों बहुत प्यारे नोट्स हैं यार, बहुत प्यारे, दिल से लगे हुए नोट्स हैं मेरे, प्लीज़ आप पढ़िए इनको, मैं सही बता रहा हूँ। और ये जो टीवी पैनल है साथियों, एक स्टूडेंट के द्वारा मुझे प्रदान किया गया, मतलब सहयोग किया उसने, ठीक है, और आप लोगों के लिए किया है कि सर आप इस पर आपके नोट्स हमें रिवाइज करवाइए। ठीक है साथियों, अब अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है साथियों, वो कौन था, विलियम जेम्स। 1912 में इनका जन्म हुआ। अमेरिका में कौन था, विलियम जेम्स था। साथियों विलियम जेम्स को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक या पितामह कहा जाता है। D.S. बर्नलाइनर ने कहा, किसने कहा, D.S. बर्नलाइनर ने कहा कि विलियम जेम्स जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक या पितामह हैं। आगे बात करते हैं साथियों, चेतन सरिता के प्रतिपादक विलियम जेम्स रहे हैं।
चेतन सरिता के प्रतिपादक भी किसको माना गया है? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स की जो पुस्तक है साथियों, याद रखना, मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में ये पुस्तक इन्होंने लिखी। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है वे किसकी है? विलियम जेम्स की पुस्तक है। ठीक है। और टॉक टू टीचर्स लोकप्रिय पुस्तक रही थी, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रथम पुस्तक मानी जाती है टॉक टू टीचर्स, जो विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई थी। बहुत प्यारी 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 बुक है साथियों, एक बार पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। बस एक बार नौकरी लग जाओ, उसके बाद में सब पढ़ना। यहाँ पर याद रखना नोट लिखा हुआ है। ठीक है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना ओजेंद्र नाथ सील ने, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना ओजेंद्र नाथ सील ने 1905 में की थी तथा भारत में मनोवैज्ञानिक विभाग की स्थापना नगेंद्र नाथ सेन ने 1916 में की थी। क्या याद करोगे? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना ओजेंद्र नाथ सील ने 1905 में की थी और भारत में मनोवैज्ञानिक विभाग की स्थापना नगेंद्र नाथ सेन ने 1916 में करी थी। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रुडोल्फ गोएक, किसने किया? मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग रुडोल्फ गोएक ने किया है 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया, किसमें किया? साइकोलॉजिया पुस्तक में किया है। साइकोलॉजिया पुस्तक किसकी थी? रुडोल्फ गोएक की थी। और जो रुडोल्फ गोएक है उन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। आगे बात करते हैं मनोविज्ञान का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ ये हम लोग जानेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो साथियों याद रखना मनोविज्ञान को जो है इस तरह से पढ़ा जाता है और याद किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से मनोविज्ञान का विकास। तो ये टॉपिक आता है अगला वीडियो के लिए। तो साथियों आप लोग यहाँ से अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगला वीडियो जो है मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो कैसा लगा साथियों, नोट्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मेहनत आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, जितनी हो सकती है जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा कराने की मैं कोशिश करूँगा। एजुकेशन साइकोलॉजी, मैनेजमेंट और यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र हम लोग ख़त्म कर देंगे जल्दी से। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।